आपको बता दें, शराब घोटाले को लेकर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और 3000 पन्नों की यह चार्जशीट है। इस चार्जशीट के आने के पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं होगा, हमें हर तरफ से क्लीन चिट मिलेगी। शराब घोटाले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और 3000 पन्नों की यह चार्जशीट है। हालांकि ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक किसी को हमने बरी नहीं किया है, जांच जारी है, लेकिन सिसोदिया का नाम नहीं सामने आया। ये एक बड़ी खबर आई है और आम आदमी पार्टी ने इसके बाद कहा कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं, उन पर बीजेपी, ईडी, सीबीआई की जांच हुई और उसमें उन पर कोई आरोप नहीं लगे। चार्जशीट में उनका नाम नहीं सामने आया। शराब घोटाले में ईडी ने दाखिल की है चार्जशीट और इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए राहत वाली खबर और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी बार बार अपने बयानों में कह रही है कि देखिए, तमाम तरह से जांच की गई और इस जांच में सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसी वजह से चार्जशीट में नाम उनका नहीं आया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। ईडी की चार्जशीट में यह कहा गया कि साजिश के बावजूद मेरे ऊपर आरोप नहीं है। सिसोदिया ने यह बड़ा स्टेटमेंट दिया है। राघव चड्ढा ने भी बड़ी बात कही, कहा कि देखिए, सीबीआई, ईडी ने उन्हें कसूरवार नहीं ठहराया है। हालांकि बीजेपी इसको लेकर अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रही है। कहा कि अभी जांच जारी है और आगे पता लगेगा कि उन्हें क्लीन चिट मिली है या नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को अब भुनाने में लगी है और जोर शोर से उनके तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया पर साजिश की गई, साजिश के तहत जांच हुई, अलग अलग जगहों पर जांच हुई, लेकिन कोई भी आरोप बीजेपी साबित नहीं कर पाई ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर। तो एजेंसियों के दुरुपयोग की बात की जा रही थी। हालांकि उन्हें एजेंसियों ने अब इन्हें चार्जशीट में इनका नाम दाखिल नहीं किया है और जांच जारी रखने की बात की है। फिलहाल ये खबर जो है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि इस खबर की भूमिका एमसीडी चुनाव, गुजरात चुनावों में बढ़ जाती है। 2 जगह पर चुनाव हैं और चार्जशीट में नाम ना आना ये आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत वाली खबर है और आप इसे जोर शोर से भुना रही हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी जांच हुई साजिश के तहत, लेकिन इस जांच में कोई भी सबूत नहीं मिले और सबूतों के अभाव के चलते ही चार्जशीट में सिसोदिया का नाम नहीं आया है। कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है, यह भी सिसोदिया की तरफ से कहा गया है। इधर श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब को लेकर एक नई जानकारी आई है। आफ्ताब को एक बार फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज 14 दिनों की कस्टडी खत्म हुई थी, इसके बाद 14 दिनों के लिए फिर उसे जेल भेज दिया गया है। आफ्ताब को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया है। जांच लगातार जारी है और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया जा रहा है कि पेशी हुई, जिसके बाद 14 दिनों के लिए उसे फिर से कस्टडी में भेज दिया गया है। श्रद्धा मर्डर केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उसमें जांच लगातार जारी है। पुलिस लगातार सबूतों की तलाश कर रही है और ऐसे में 14 दिनों के लिए एक बार फिर से आफ्ताब को जेल भेज दिया गया है। आफ्ताब को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफ्ताब की पेशी होती है और इस पेशी के बाद एक बार फिर से उसे कस्टडी में भेज दिया जाता है। 14 दिनों के लिए आफ्ताब को जेल भेजा गया है। फिलहाल यह बड़ी खबर। इस मामले में खबर यह भी आ रही है कि सोमवार को नार्को टेस्ट हो सकता है और आफ्ताब को इस बीच 14 दिनों के लिए एक बार फिर से जेल भेजा गया है ताकि पुलिस अपनी तफ्तीश को जारी रख सके। पुलिस रिमांड जो थी वो खत्म हो गई, इसके बाद जेल भेजा गया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज पुलिस रिमांड जो है आफ्ताब की खत्म होती है और उसके बाद 14 दिनों के लिए उसे जेल भेज दिया गया है। आफ्ताब को 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया है। बीते 14 दिनों से लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी और अब खबर आई है कि शायद सोमवार को नार्को टेस्ट भी हो जाए। तो आफ्ताब को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी रखे हुए है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, पुलिस कस्टडी खत्म होती है और उसके बाद कहा जा रहा है 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है आफ्ताब को।
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज जो कस्टडी का टाइम था 14 दिन पुलिस रिमांड टोटल ले सकती थी और आज 14 दिन पूरे हो रहे थे और इस बात का पहले से ही पता था कि जब आज शाम तक पुलिस को इसे कोर्ट से पेश करना होगा, लेकिन कुछ रीजन से एक तो उसकी तबियत और दूसरी चीज सिक्योरिटी रीजन की वजह से पुलिस इसे कोर्ट लेके नहीं आती है, उसे हॉस्पिटल में ही इसी के जरिए पुलिस पेश करती है और उसके बाद वहीं से उसे सीधे जेल भेजने के लिए कहा जाता है। तो जो लीगल प्रोसीजर है उसे जेल भेजने का वो पुलिस वहीं पर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पुलिस की टीम आएगी, वो करेगी और सीधे जो महरौली पुलिस है वो ले जा करके तिहाड़ जेल आफ्ताब को पहुंचा देगी। 14 दिन की कस्टडी पूरी हुई, लेकिन इन दिनों में अगर हम बात करें तो पॉलीग्राफी टेस्ट भी अभी कहा नहीं जा सकता है कि कंप्लीट हुआ। अभी उसकी रिपोर्ट बनेगी, उसका एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या दोबारा पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरत एक और सिटिंग की है या नहीं है। और अगर ये टेस्ट रिपोर्ट कंप्लीट होती है तो उसके बाद तुरंत नार्को की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि पुलिस ने अब तक इसके अलावा जो भी सबूत या सुराग जुटाए हैं उनमें कुछ भी कंक्लूसिव या ऐसा पुख्ता सबूत पुलिस ने नहीं जुटाया है जिसके आधार पर वो कोर्ट में अपनी केस को मजबूती से रख सके। और इसीलिए पुलिस ये साइंटिफिक जो तरीके हैं वो अपना रही है ताकि पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को से वो चीजें निकलवाई जा सके जो उसने अभी तक पुलिस को नहीं बताई, छिपा के रखी है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। इधर गुजरात में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उस पर राजनीति लगातार गरमा रही है, क्योंकि बीजेपी ने राजनीतिक दांव चलते हुए संकल्प पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का वादा किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें कई बड़े बड़े वादे किए गए। बीजेपी ने बड़ा वादा दंगे से होने वाले नुकसान की भरपाई का किया है। 5 साल में 25 लाख नौकरियों का भी वादा किया गया है। हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यह जो संकल्प पत्र हमारा है ये महज एक डॉक्यूमेंट नहीं है और देश और दुनिया भी और गुजरात के पत्रकार भी इसको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं देखते, वो जानते हैं कि जो कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। ये ताकत है तो भारतीय जनता। इसलिए जब हम आपको आगे की चर्चा करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 48 लाख हमारे किसान भाइयों को ब्याज मुक्त कर देने का अगर संकल्प पूरा किया है तो वो गुजरात की धरती में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार ने जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस समिति का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे। इसको हम पूरा प्रदेश में देश में रैडिकल विचारधारा को बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ एंटी रेडिकलिज्म सेल बनाया जाएगा जो आइडेंटिफाई करेगा यानी चिन्हित करेगा। गुजरात में सीएम योगी की रैली थी, उन्होंने विपक्ष पर कैसे निशाना साधा हम आपको सुनवाते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी का नमूना आया है ना यहां दिल्ली से, यह तो आतंकवाद का सच्चा हितैषी है। अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करता है और जब भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करती है तब भारत के सैनिकों से कहता, बहादुर जवानों से कहता, इसका प्रमाण क्या है? बहादुर जवानों से प्रमाण मांगा जाता है। पाकिस्तान चिल्ला रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी है भारत के जवानों ने, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसका भी प्रमाण चाहिए होता है। आतंकवाद और भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा है, इसलिए जो भ्रष्टाचारी हैं, आतंकवाद समर्थक हैं, भ्रष्टाचार और आतंकवाद जिनके जीन्स का हिस्सा हो उसको वोट देकर के हम अपने वोट को कलंकित कतई न करें, कतई न करें। इधर गुजरात में बीजेपी की चुनावी घोषणाओं पर ओवैसी से हमने खास बातचीत की, खासतौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के वादे पर ओवैसी ने तीखे हमले किए हैं।
जिस तरीके से आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और उसमें कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, उसको लेकर भी आज जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के जरिए कहा गया, एक जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और साथ ही दूसरा जो है तो दंगे और असामाजिकता फैलाने वाले, जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी एक्ट का भी एक लागू करने की बात कही गई है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ओवैसी जी। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बीजेपी ने बात कही है कि अगर हमारी सत्ता आती है गुजरात के अंदर तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। नहीं, ये बात का तो पहले भाजपा ने जिक्र किया है और हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ इसलिए है क्योंकि वो अल्पसंख्यक समाज, आदिवासियों, दलित के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा और मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए वो हिंदू कोड होगा। तो आर्टिकल 29 के तहत मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन का अनफेटेड राइट, फंडामेंटल राइट है मुझे। तो भाजपा ये एक मेरा कल्चर का राइट मुझसे नहीं छीन सकती। और रहा सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो फिर आप क्या, जो अगर कोई अपना रिलीजन बदलना चाहता है तो कानून निकाल देंगे आप। हिंदुइज्म को छोड़कर अगर कोई दूसरा मजहब चेंज करना चाहता है तो आप परमिशन नहीं देते। आपके प्रदेश में डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट है जहां पर मुसलमान को कलेक्टर परमिशन देता घर खरीदने की। और फिर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, जो मलधारीज हैं कच्छ के, वहां पर आप उनको इसलिए फॉरेस्ट राइट्स नहीं देते क्योंकि वो मुसलमान है, दांग में दे देते हैं आप। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी नाकामियों को छुपाने का भाजपा के पास एक तरीका है और ये बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ होगा। सर, साथ ही ये कहा है कि जो दंगे फैलाते, जो असामाजिक तत्व है, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का भी एक कानून लाया जाएगा। तो जो नरोडा पाटिया का जो खातिल जो आपके लिए वोट मांग रहा है ओपनली मोदी जी के नाम पर, उसके लिए क्या करेंगे आप? जिन बच्चों को आपने कोर्ट सजा नहीं दिया, आखिर गरबा में पत्थर फेंकने के इल्जाम में आपने रोड पर लाकर उनको मारा, उनकी बेइज्जती की, उस कानून का क्या करेंगे आप? तीसरा, आपने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उसकी बेटी के खातिलों को छोड़ दिया, वो कानून का क्या करेंगे? आप ही की सरकार छोड़ती है दिल्ली में। और इस तरह का कानून यूपी में बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उसको नेगेटिव बोला। जब तक ये इस तरह का आप कानून बना रहे हैं, मगर जो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं डेवलपमेंट में, जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से, उसके बारे में तो बताइए। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर सियासी घमासान चल रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी घोटाले को फर्जी बताया और बीजेपी को एमसीडी चुनाव में आर पार की चुनौती दे डाली। तो वहीं बीजेपी ने केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताते हुए भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, दिल्ली में एक भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। भारतीय राजनीति के अंदर एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं बीजेपी के नेताओं को चैलेंज करता हूं, कोई खड़ा होकर कह दे वो कट्टर ईमानदार है। इसी वजह से इनको तकलीफ है, इसी वजह से ये रोज कीचड़ फेंकते हैं हमारे ऊपर, रोज कीचड़ फेंकते हैं हमारे ऊपर। लेकिन इन्होंने इतनी हमारी जांच कर ली, इतनी जांच कर ली, सारी फाइलों की जांच कर ली, सारे अफसरों को लगा दिया, सारी एजेंसीज को लगा दिया, ये कुछ नहीं निकाल पाए आज तक। कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल कहते हैं कोई और नहीं भारत में, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। यह भारतीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी, लगता है आपको राजनीतिक मोतियाबिंद हुआ है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप 18 घंटे काम करते हैं, 18 के 18 घंटे आप बस यही सोचते हैं कि मैं किस तरह से केजरीवाल को रोकूं काम करने से, किस तरह से केजरीवाल के मंत्रियों को गिरफ्तार करूं, किस तरह से केजरीवाल पे कीचड़ फेंकूं। मेरा आपसे निवेदन है, 18 में से 2 घंटे भी अगर आप देश के लिए काम कर लें तो देश में महंगाई और बेरोजगारी जिससे जनता त्रस्त है उससे थोड़े से लोगों को निजात मिल जाएगी। इतना नेगेटिव मत बनिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए जनता के बारे में। कि अरविंद केजरीवाल जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार हुआ है और 0 टॉलरेंस है। और कोई भ्रष्टाचारी जो सोच रहा है कि वो बच जाएगा
तो जांच एजेंसियों पे ये हमारा अटूट विश्वास है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। सत्येंद्र जैन का बीजेपी ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें जेल अफसर से बातचीत कर रहे हैं। जेल सुपरिटेंडेंट को उन्होंने तलब रखा है। सेल में रात 8 बजे सुपरिटेंडेंट बैठे हैं, हालांकि बाद में उनको हटा दिया गया था। जेल के कैदी के सामने जेल का अफसर। कैदी मंत्री जो हो तो हाजिरी जरूरी है। सत्येंद्र जैन पर बीजेपी का फिर वीडियो वार। रात 8 बजे जेल अधीक्षक जैन के सामने। ये वो नया वीडियो धमाका है जो बीजेपी ने किया है। इसमें फिर जैन को लेकर नया खुलासा करने का दावा है। तिहाड़ की जिस जेल में सत्येंद्र जैन कैद है, वहां उनके बेड के ठीक सामने कुर्सी पर बैठे ये अजीत कुमार है। वक्त है रात 8 बजे का। अजीत कुमार इसी जेल के सुपरिंटेंडेंट थे। इनको बाद में सस्पेंड कर दिया गया था इस आरोप के साथ कि उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जेल के भीतर खास सुविधाएं दी। अब इस वीडियो से नए सवाल पैदा हुए हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने तंज किया, लो जी नया वीडियो ईमानदार मंत्री जैन का। जेल मंत्री के दरबार में रात 8 बजे जेल सुपरिंटेंडेंट की हाजिरी। सत्येंद्र जैन लगातार विवाद में है। ताजा वीडियो के बाद फिर उन पर सवाल उठे। ये 3 तस्वीरें जिनका हवाला देकर उन पर जेल नियमों को ताक पर रखने के आरोप लगे हैं। कभी वो जेल में मसाज कराते दिखते हैं तो कभी जेल अफसर के साथ मीटिंग करते। तिहाड़ के अंदर दरबार सजा हुआ है, टीवी भी देखा जा रहा है, वहां पर मिनरल वाटर भी मिल रहा है। ये वीडियो स्पष्ट बताती है कि किस तरह अरविंद केजरीवाल के इस मंत्री ने जेल के अंदर विटनेस को धमकाया, डराया। ये जो मीटिंग हो रही है, जेलदार आके रिपोर्ट कर रहा है, इसलिए रिपोर्ट कर रहा है कि कौन से ईडी के जो लोग केस में बंद हैं उनको डराना है। कल ही मनीष सिसोदिया ने जैन पर लगे जेल में सुविधा लेने के आरोप पर लंबी सफाई दी थी, लेकिन बीजेपी आरोपों की धार को लगातार तेज कर रही है। तो क्या वीडियो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कोड़े बरसाए जाने चाहिए वहां पे। उस पे मतलब वहां से आदमी बैठा है, कुछ तो खाएगा ना। आप किसी भी आदमी का वीडियो उठाओगे, वो खाना खा रहा होगा, वो घूम रहा होगा, हो सकता है वो एक्सरसाइज कर रहा होगा। इस समय वो टिकट बेचने वालों के सरदार हैं। इस समय वो ऐसे लोग जो बलात्कारियों से मालिश कराते हैं उनको भारत रत्न मांगते हो। सत्येंद्र जैन को लेकर एक के बाद एक वीडियो बीजेपी जारी कर रही है। दिलचस्प ये है कि इन्हीं वीडियो को लेकर जैन ने कोर्ट की अवमानना का केस दायर तक कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब आपको पूरा मामला दिखाते हैं, कैसे आसिफ ने पुलिस से बदसलूकी की और समर्थकों ने सारी हदों को पार कर दिया। शाहीन बाग का ये नेता दबंगई करता है। शाहीन बाग के इन नेता का नाम आसिफ खान है। वही आसिफ जो ओखला से 2 बार कांग्रेस के विधायक तो रह चुके हैं, लेकिन विवादों से इनका पुराना नाता है। सरकारी कर्मचारियों से बदसलूकी का जिनका पुराना रिकॉर्ड है। बार बार शाहीन बाग में दबंगई दिखाने वाले आसिफ ने शुक्रवार को भी यही किया। बेटी अरीबा के लिए आसिफ बिना किसी इजाजत के लिए चुनावी नुक्कड़ सभा कर रहे थे और जब पुलिस ने बिना इजाजत सभा करने पर टोका तो आसिफ पुलिस से उलझ गए और वो बेचारे के खिलाफ रुक जाइए। आसिफ के समर्थक तो पुलिस के साथ मारपीट पर उतर आए। दो पुलिस अफसरों को आसिफ के समर्थकों ने घेर लिया। बार बार आसिफ पुलिस को कहते रहे कि वो उनको सुधार देंगे। आसिफ यही नहीं रुके, सियासत का निचला पायदान पकड़ते हुए आसिफ ने मामले को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की।
और इसी के साथ वक्त यहाँ ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा, पावर्ड बाय ईबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। पापा और अम्मा आ रहे हैं, इडली सांभर बनाकर रखो। अब इतनी जल्दी सांभर कैसे बनाऊं? और सांभर बनाना बहुत ही आसान। उबली सब्जियां और दाल मिक्स करिए, MDH सांभर मसाला डालिए, टेस्टी सांभर तैयार। बहुत ही आसान और टेस्टी भी। MDH सांभर मसाला, अब सांभर बनाना बहुत ही आसान। असली मसाले सच सच, MDH। क्रेडिट कार्ड नहीं है, रिजेक्ट हो गया। पैसा बाजार प्रेजेंट स्टेप अप कार्ड बैक्ड बाय एनएफटी। तो सोचो मत, अपनी क्रेडिट लिमिट खुद तय करो, बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स गेन करो, कार्ड भी एफडी भी। एक दिन मैं सोते सोते गिर गया और मुझे कुछ नहीं हुआ। पता है किसने किया? घोस्ट ने। मेरा दोस्त है, वो हर बार मुझे बचा लेता है। घोस्ट को कैसे पता मैं अंधेरे से डरता हूँ? घोस्ट मेरा दोस्त है, मिलोगे? अरे कोई घोस्ट नहीं, रोनी के पापा ही हैं जो उसे सेफ रखते हैं। जैसे हैवेल्स लाइफ शील्ड वायर्स, जो दिखते नहीं पर घर को सेफ रखते हैं, ना आग पकड़े न जहरीली गैस छोड़े, वायर्स दैट डोंट कैच फायर। पंजाब दी गलियों से होकर बॉर्डर दी रखवाली तक, इधर क्रिसमस से लेकर बैसाखी दिवाली तक, वेर का लाइफ मिल्क, वेर का लाइफ मिल्क। मेरी शादी 15 मिनट में है, but I can't decide between this and this. Oh yeah, rock and roll weddings by Jade Blue. ट्विटर में छटनी का तूफान शांत होने के बाद अब कर्मचारियों को एलन मस्क से शाबाशी मिलने लगी है। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ट्विटर पर ट्रैफिक के रिकॉर्ड तोड़ पहुंचने से मस्क ने अपने कर्मचारियों की जमकर तारीफ की। इसके साथ ही ट्विटर को रिकॉर्ड नए सब्सक्राइबर जोड़ने में मदद मिली है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ने लोगों में ट्विटर के इस्तेमाल में जोरदार इजाफा किया है। इसके बाद हाल ही में छटनी समेत कर्मचारियों को तमाम तरह की चेतावनी देने वाले ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने अब कर्मचारियों की जमकर तारीफ की है। मस्क ने डेटा के साथ दावा किया है कि ट्विटर का वर्ल्ड बैंक ट्रैफिक 20,000 ट्वीट्स प्रति सेकंड पर पहुंच गया है। इसके लिए मस्क ने ट्विटर के रिकॉर्ड इस्तेमाल को मैनेज करने वाली ट्विटर टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर कई लोग देर रात तक काम कर रहे हैं, जिनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। मस्क ने 2 दिन पहले भी एक ट्वीट में टेक ओवर के बाद मिली कामयाबी का जिक्र किया था। मस्क ने ट्वीट करके कहा था कि ट्विटर ने बीते हफ्ते में 16 लाख एक्टिव यूजर्स रोजाना जोड़े हैं। उन्होंने कहा था कि ये ट्विटर के लिए अब तक का ऑल टाइम हाई है। ग्राफ के मुताबिक डेली एक्टिव यूजर्स में अक्टूबर के आखिर में जोरदार तेजी दिखाई दी थी। ये वही समय था जब मस्क ने ट्विटर का टेक ओवर किया था। इसके बाद डेली एक्टिव यूजर्स बढ़ते हुए 259.4 मिलियन के पीक पर पहुंच गए, जबकि अक्टूबर की शुरुआत में डेली एक्टिव यूजर्स करीब 250 मिलियन थे। ट्विटर के इसी थ्रेड में एलन मस्क ने ये भी कहा था कि वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस के मामले में ट्विटर जल्द ही यूट्यूब के साथ मुकाबला करेगा। मस्क ने दावा किया था कि ट्विटर जल्द ही क्रिएटर्स के लिए हायर कंपेंसेशन के साथ वीडियो सर्विस लॉन्च कर सकता है। इसी कड़ी में एलन मस्क ने ट्वीट किया था कि वर्ल्ड कप का पहला मैच रविवार को है। ट्विटर पर देखें बेस्ट कवरेज और रियल टाइम कमेंट्री। फीफा 2022 में दुनिया भर की 32 टीमें इंटरनेशनल फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित खिताब के लिए आपस में मुकाबला कर रही हैं। फीफा वर्ल्ड कप में इस बार 8 ग्रुप बने हैं। हर ग्रुप में 4 टीमों को रखा गया है। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 18 दिसंबर को होगा। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।